गर्मियों की एक दोपहर थी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ पीपल के नीचे आराम कर रहे थे। सूरज सर पर था और नसरुद्दीन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। तभी उन्होंने एक अजीब सपना देखा। सपने में वे एक बड़ी दुकान में बैठे हैं। उनके सामने ग्राहक लंबी लाइन में खड़े हैं, लेकिन दुकानों में न सामान है, न तिजोरी, न गल्ला। बस एक बड़ी सी तख्ती है जिस पर लिखा है, मुल्ला नसरुद्दीन की दुकान, जो न दिखे वही बिके। और लोग पैसे दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और खाली हाथ लौट रहे हैं। सपना टूटा। मुल्ला उछल पड़े। वाह, अब तक तो लोग चीजें बेचते हैं जो उनके पास हैं, लेकिन असली धंधा तो वही है जिसमें लोग वो खरीदे जो दिखे ही नहीं। गधा भी ढेंचू करके हंसा, या शायद मुल्ला को ऐसा लगा। दूसरे ही दिन मुल्ला ने गांव के चौराहे पर एक बड़ी तख्ती टांग दी। अब खुली है नई दुकान, मुल्ला नसरुद्दीन एंड कंपनी। यहाँ बिकेगा भरोसा, उम्मीद और अक्ल, सब बिना डिब्बे के। गांव वाले पहले तो समझे ये कोई मजाक है, लेकिन जब मुल्ला ने बाकायदा दुकान खोल ली, एक खाली टीन की छत, एक पुरानी मेज और सिर्फ एक कुर्सी, तो सब चौंक गए। मुल्ला, क्या बेचना है? जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए और जो तुम्हारे पास कभी नहीं होता, अक्ल, धैर्य और ईमान। लोग हंसे और उसका दाम? मुल्ला मुस्कुराए, जिसकी जितनी औकात। पहला ग्राहक भोलू हलवाई। भोलू हलवाई दुकान पर आया। मुल्ला, सुना है नई दुकान खोली है? हाँ भोलू, क्या चाहिए? भरोसा या अक्ल? अक्ल दे दो थोड़ी, पिछले साल शादी की मिठाई में नमक डाल दिया था। तो ठीक है, 10 रुपए दो और आंखें बंद करो। भोलू ने झोले से 10 रुपए निकाले। मुल्ला ने उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा और कहा, अब तू समझदार हो गया। जा, अगली बार दिमाग से काम लेना। भोलू चला गया और शाम तक उसने सबको बताया कि उसे अक्ल मिल गई है। गांव के लोग हैरान। भोलू जैसा आदमी अब समझदार बन गया। जरूर दुकान में कुछ खास है। अब हर कोई आने लगा, कोई भरोसा खरीदने, कोई ईमान, कोई सब्र। मुल्ला हर किसी से दाम लेता, सिर पर हाथ फेरता और कोई न कोई गूढ़ बात कह देता। जैसे किसी ने पूछा, मुल्ला, मुझे धैर्य चाहिए। मुल्ला बोले, धैर्य दो किस्म का होता है, शादी से पहले का और शादी के बाद का। तू किसके लिए मांग रहा है? बीवी से लड़ाई हो गई थी, तो बाद वाला चाहिए। उसके लिए 20 रुपए लगेंगे। गांव में अब चर्चा चल निकली, मुल्ला की दुकान पर जो भी जाता है, बदल कर लौटता है। एक दिन शहर से राजा का मंत्री गांव आया। गांव में चर्चा सुनी तो खुद दुकान पर पहुंच गया। क्या वाकई ये दुकान बिना सामान के चल रही है? मुल्ला बोले, जी हां सरकार, आप भी कुछ लेना चाहेंगे? मुझे तो समझ चाहिए, इस देश में हर जगह लूट है, रिश्वत है, कोई ईमानदार नहीं बचा। मुल्ला ने गंभीर स्वर में कहा, तो आपको ईमान चाहिए। ये थोड़ा महंगा पड़ता है, 100 रुपए लगेंगे। मंत्री ने हंसते हुए 100 रुपए दिए, सोच रहा था, यह पागल है। मुल्ला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो सुनिए, अगर खुद ईमानदार हो जाओगे तो बाकी सब चोर लगेंगे, अब जाके आईना देखो। मंत्री ठिठक गया। पहली बार उसे अपने सवाल का जवाब मिला, और वो भी 100 रुपए में। मंत्री ने वापस जाकर राजा से सब कुछ बताया। राजा को तो मजा आ गया। एक दुकान है जहां लोग अक्ल और ईमान खरीदते हैं और बिना किसी चीज के पैसा देते हैं। मुझे देखना है ये तमाशा। राजा वेश बदलकर गांव पहुंचा। मुल्ला, मैं एक गरीब व्यापारी हूं।
कुछ ऐसी चीज चाहिए जो मुझे अमीर बना दे। मुल्ला बोले, तो फिर आपको संतोष चाहिए। यही असली अमीरी है। कीमत 500 रुपए। राजा हंसते हुए बोला, काफी महंगा संतोष है। मुल्ला बोले, सच हमेशा महंगा होता है हुजूर। राजा चौंका, तुमने मुझे पहचान लिया? जिसे संतोष बेचनी आ जाए उसे राजा और भेष में फर्क पता चल जाता है। अब तक मुल्ला की दुकान इतनी मशहूर हो गई थी कि दूर दूर से लोग आने लगे। लेकिन साथ ही गांव के पंडित, मौलवी और व्यापारी परेशान हो उठे। ये तो हम सबकी इज्जत ले डूबेगा। लोग मंदिर नहीं आ रहे, मस्जिद नहीं आ रहे, सीधा मुल्ला की दुकान। तो पंचायत बैठी और तय किया गया कि दुकान बंद करवाई जाए। पंचायत ने मुल्ला को बुलाया। मुल्ला, ये कैसी दुकान है? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई माल नहीं, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाना है। मुल्ला मुस्कुराए, तो फिर लोग इतने खुश क्यों हैं? दुकान से जो लौटता है वो बेहतर इंसान बन जाता है, क्या यही व्यापार नहीं? लेकिन तुम कुछ बेचते ही नहीं हो। तो क्या जो मंदिर में दान देते हैं वहां सामान मिलता है? या जो स्कूल में फीस देते हैं वहां ज्ञान बिकता है? पंचायत चुप। एक दिन अचानक मुल्ला ने घोषणा की, कल से दुकान बंद। लोग हड़बड़ा गए, क्यों मुल्ला? अब क्या होगा? क्योंकि अब तुम्हें सीखना है खुद भरोसा करना, न कि किसी दुकान पर। तो क्या अब भरोसा नहीं बिकेगा? नहीं, अब वो बांटा जाएगा बिना दाम के। हर किसी को देना सीखो। और उस दिन के बाद मुल्ला ने दुकान बंद कर दी, लेकिन गांव में बदलाव शुरू हो चुका था। अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। लड़ाई झगड़े कम हुए। सबको लगने लगा कि उन्होंने वाकई कुछ खरीदा था। सालों बाद एक बच्चा अपने दादाजी से पूछ रहा था, दादा, क्या वाकई कोई ऐसी दुकान थी जहां कुछ नहीं था फिर भी लोग खरीदते थे? दादा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बच्चा, और सबसे बड़ी बात, वहां से लौटने के बाद लोग पहली बार खुद को पहचानने लगे थे। क्या नाम था दुकान का? मुल्ला नसरुद्दीन एंड कंपनी, जो न दिखे वही बिके। कहानी 2। एक दिन का किस्सा है। शहर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था, बुद्धिमानों की महासभा। इसमें दूर दूर के राजा, मंत्री, कवि, दार्शनिक और ज्योतिषी तक आए थे। हर किसी का दावा था कि उसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है। इस सभा की खास बात थी, हर किसी को एक मंच पर आकर 1 मिनट का भाषण देना था। जो सबसे अच्छा बोलेगा उसे महाज्ञानी सम्मान मिलेगा और राजा की ओर से सोने का हार और 100 अशर्फियां दी जाएंगी। मुल्ला नसरुद्दीन को भी न्योता मिला। वे आए तो जरूर, लेकिन उनके साथ उनका प्रिय गधा भी था, वही पुराना, चालाक, समझदार और कभी कभी मिमियाता गधा। सभा के आयोजकों ने मुल्ला को रोक दिया। मुल्ला साहब, गधा मंच पर नहीं जा सकता। मुल्ला बोले, क्यों? यह भी भाषण देगा। सब हंस पड़े। गधा भाषण देगा? क्या यह कोई तमाशा है? मुल्ला बोले, अगर यह गधा बोलेगा और ऐसा बोलेगा कि आप सब चुप हो जाएं, तो इनाम दोगे? हाँ हाँ। अगर गधा सच में बोले तो इनाम का मालिक वही होगा। मुल्ला मुस्कुराए, ठीक है, फिर देखना। सभा 2 दिन बाद थी। मुल्ला अपने गधे के साथ घर लौटे। रास्ते भर गधे से बात करते गए। देखो गधू, अब तुम्हारा असली इम्तिहान है। तुमने इतने साल मेरी बातें सुनी हैं, अब वक्त है कि खुद बोलो। गधा ढेंचू करके कुछ बोला, शायद हामी भर रहा था। मुल्ला ने गधे को अपने तरीके से तैयार करना शुरू किया। उन्होंने एक बड़ा सा बांसुरी नुमा यंत्र बनाया,
जिस पर गधा जब मुंह मारता तो आवाज निकलती, मगर वो आवाज थी एक विशेष रिकॉर्ड की हुई बात की। मुल्ला ने उसमें कुछ खास पंक्तियां भरी। मनुष्य ज्ञान से नहीं, अहंकार से गिरता है। जिसे खुद पर घमंड है वो सबसे बड़ा गधा है। सच वो है जो गूंगे की चुप्पी में भी सुनाई दे। और फिर गधे को सिखाया, जब मैं तुम्हारा सिर सहलाऊं तो मुंह इस यंत्र में डाल देना। गधा बड़ी श्रद्धा से सीख रहा था, या शायद बस खाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुल्ला तो पूरी तैयारी में थे। सभा का दिन आ गया। बड़ी भीड़ थी। मंच पर एक से एक विद्वान आए। किसी ने शेर पढ़ा, किसी ने गीता की व्याख्या दी, किसी ने तारे गिन डाले और किसी ने तो पूरी दुनिया को ही 2 मिनट में समझा दिया। मंच के नीचे बैठे लोग तालियां पीटते पीटते थक गए। फिर आया मुल्ला नसरुद्दीन का नाम। लोगों ने उत्साह से देखा कि अब क्या तमाशा होगा। और वाकई तमाशा ही हुआ। मुल्ला मंच पर चढ़े और साथ में गधा भी। सभा में हलचल मच गई। गधा मंच पर? क्या अब यही वक्त आ गया है? मुल्ला पागल हो गए हैं। मुल्ला बोले, मित्रों, अभी तक आपने इंसानों को बोलते सुना। अब एक ऐसा भाषण होगा जो दिल से निकलेगा और शायद आपको चुप करा देगा। लोग हंस पड़े, लेकिन तभी मुल्ला ने गधे के सिर पर हाथ फेरा और गधा सीधा उस यंत्र में मुंह डालकर बोला, मनुष्य ज्ञान से नहीं, अहंकार से गिरता है। सभा में सन्नाटा छा गया। गधे ने दूसरी लाइन बोली, जिसे खुद पर घमंड है वो सबसे बड़ा गधा है। कुछ लोग चौंक गए। तीसरी लाइन, सच वो है जो गूंगे की चुप्पी में भी सुनाई दे। अब तो पूरे पंडाल में खामोशी। गधा चुप हुआ। मुल्ला बोले, देखा आपने, यह कोई तुकबंदी नहीं थी, न कोई किताब का ज्ञान। यह उस प्राणी की आवाज है जिसे आप सब गधा कहते हैं, लेकिन आज इसकी बातें कई महाज्ञानी से ज्यादा गूंज रही हैं। अब लोगों को समझ आ गया कि यंत्र के जरिए आवाज निकाली गई है, लेकिन कोई भी नकार नहीं पाया कि वो बातें दिल तक पहुंच रही थीं। एक विद्वान बोला, मुल्ला, तुमने धोखा दिया है। मुल्ला मुस्कुराए, क्या आप अपने भाषण में दिल से बोले थे, या वो भी आपने किसी किताब से रटा था? विद्वान चुप हो गया। दूसरा बोला, मगर ये तो नाटक था। मुल्ला बोले, अगर नाटक ही इतना असरदार हो तो शायद असलियत से बेहतर है। राजा ने कहा, मुल्ला, क्या तुम कहना चाहते हो कि ये गधा विद्वान है? मुल्ला बोले, हाँ, क्योंकि इसने आज कुछ ऐसा कहा जो न तो डर में था न दिखावे में। इसकी बातों में न चालाकी थी न प्रतियोगिता। यही तो ज्ञान का असली रूप है। सभा में तालियां गूंजने लगीं। राजा ने सोने का हार और 100 अशर्फियां सामने रखीं। ये इनाम तुम्हारा है, मुल्ला। मुल्ला बोले, मगर ये इनाम तो गधे का है। आखिर भाषण उसी ने दिया है। लोगों ने हंसते हुए कहा, तो अब गधा क्या करेगा इन अशर्फियों का? मुल्ला बोले, कम से कम वह किसी मूर्ख को उधार नहीं देगा। हंसी का ठहाका गूंजा। सभा अब हंसी, बुद्धि और विनम्रता से भर चुकी थी। राजा मुस्कुराए, मुल्ला, तुमने आज साबित कर दिया कि बुद्धि दिखाने की नहीं, बांटने की चीज है। सभा समाप्त हो गई। लोग लौटने लगे। मुल्ला अपने गधे से बोले, देखा गधू, आज तूने सबको चुप कर दिया। अब लोग तुझसे डरेंगे क्योंकि तू विद्वान गधा बन चुका है। गधा ढेंचू ढेंचू करके चल दिया। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इस गधे ने आज जो कहा है वो कोई विद्वान भी नहीं कह सकता।
और फिर दोनों चलते चलते गांव की तरफ निकल पड़े, एक चतुर इंसान और उसका अब मशहूर गधा। समाप्त। कहानी 2। शहर बुखारा में एक अजीब माहौल था। सुल्तान का दरबार उस दिन कुछ खास था। पूरे राज्य से विद्वान, गणितज्ञ, ज्योतिषी और विचारक बुलाए गए थे। कारण, वजीर-ए-आज़म यानी राज्य का मुख्यमंत्री अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता था। दरअसल पिछले कई महीनों से वजीर खुद को मुल्ला नसरुद्दीन से ज्यादा बुद्धिमान साबित करने के लिए बेचैन था। जहां भी जाता सुनता, मुल्ला ने ऐसा कह दिया, मुल्ला ने वैसा कर दिया, और ये बात वजीर की नाक में दम कर देती। एक दिन उसने सुल्तान से कहा, हुजूर, मुझे दरबार में एक दिन का अवसर दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मुल्ला केवल मजाक करता है, असली बुद्धि तो मेरी है। सुल्तान मुस्कराया और बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो बुलाओ मुल्ला को और करो सवाल। अगले दिन सवेरे जब पूरी जनता उत्साह से भरे दरबार में बैठी थी, मुल्ला नसरुद्दीन अपने चिरपरिचित अंदाज में प्रकट हुए, सिर पर टेढ़ी पगड़ी, आंखों में शरारत और एक पोटली लटकती हुई। दरबारी फुसफुसा रहे थे, आज तो मजा आएगा, अब देखो वजीर क्या करता है। मुल्ला ने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, सुल्तान सलामत, मुझे खबर मिली है कि आज कोई मुझे मूर्ख साबित करने आया है। लेकिन मैं तो पहले ही मान चुका हूं कि मैं मूर्ख हूं, तो खेल खत्म। सुल्तान हंस पड़े, लेकिन वजीर ने गंभीरता से कहा, नहीं मुल्ला, आज तुम्हारे मजाक से नहीं, जवाब से बात होगी। वजीर ने पहला सवाल दागा, बताओ मुल्ला, अगर एक आदमी दूध में पानी मिलाए और कहे कि ये दूध उतना ही अच्छा है, तो तुम क्या कहोगे? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, मैं कहूंगा कि उसे दूध बेचना बंद कर देना चाहिए और सीधा तालाब खोल लेना चाहिए। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। वजीर झेंप गया, पर बोला, ये मजाक नहीं, मैं गंभीर उत्तर चाहता हूं। मुल्ला बोले, तो गंभीरता से सुनो, मिलावट सिर्फ पदार्थों में नहीं होती, इरादों में भी होती है। और जहां इरादा मिलावटी हो, वहां दूध भी पानी बन जाता है। सुल्तान ने तालियां बजाईं। अब वजीर ने थोड़ा तीखा सवाल किया, मुल्ला, एक सच्चा विद्वान कौन होता है, जो हर सवाल का उत्तर जानता हो या जो सवाल उठाता हो? मुल्ला ने पगड़ी सीधी करते हुए कहा, जो सवाल उठाता हो, क्योंकि जवाब तो किताबों में भी होते हैं, लेकिन सवाल इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। अब तो दरबार में लोग खड़े होकर वाह वाह करने लगे। वजीर को गुस्सा आने लगा। उसने आंखें तरेरी। अब वजीर ने सोचा कि अगर अब भी चुप रहा तो सारा दरबार उसे मूर्ख समझेगा। उसने झल्लाकर कहा, मुल्ला, तो तुम ये मानते हो कि तुम बुद्धिमान हो? मुल्ला मुस्कराए और बोले, नहीं वजीर साहब, मैं तो खुद को मूर्ख मानता हूं। वजीर ने तुरंत पलटवार किया, तो फिर ये मान लिया जाए कि तुम मुझसे कम हो। मुल्ला बोले, नहीं, अगर मैं मूर्ख हूं और तुम मुझसे भी ज्यादा मूर्ख हो, तो तुम मुझसे ऊपर नहीं, नीचे हुए। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया, और फिर ठहाकों का तूफान। सुल्तान हंसते हंसते बोले, मुल्ला, तुमने तो दिमाग की ऐसी गांठ खोली है कि वजीर खुद उलझ गया। वजीर शर्म से गर्दन झुका चुका था। उसने धीमे से कहा, माफ कीजिए, मैंने समझा था कि आप सिर्फ मजाक करते हैं, लेकिन आज समझ आया कि मजाक में भी बुद्धि होती है। मुल्ला मुस्कराए और बोले, बुद्धि का मतलब यह नहीं कि आप किताबों का वजन उठाएं, असली बुद्धि तब है जब आप दूसरों का बोझ हल्का कर सकें। अब तो जनता भी चिल्लाने लगी, मुल्ला जिंदाबाद,
मुल्ला सबसे चतुर। एक बूढ़ा किसान खड़ा हुआ और बोला, मुल्ला जैसा जवाब तो आज तक किसी ने नहीं दिया। तुम मूर्ख होकर भी सबसे बड़े ज्ञानी हो। मुल्ला मुस्कराकर बोले, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो खुद को ज्ञानी समझे वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। उस दिन के बाद वजीर ने दरबार में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना छोड़ दिया। मुल्ला फिर से अपने अंदाज में जीवन जीने लगे। कभी गधे से बात करते, कभी कुएं में झांकते, कभी दीवार से लड़ते। किसी ने पूछा, मुल्ला तुम इतने चतुर हो फिर भी मूर्खों जैसा व्यवहार क्यों करते हो? मुल्ला बोले, क्योंकि मूर्ख दिखने वाला आदमी ही सबसे सुरक्षित होता है। न कोई उससे जलता है, न लड़ता है, और न ही उम्मीद करता है कि वो करिश्मा करे। अंतिम पंक्ति जो अमर हो गई। कहते हैं उस दिन के बाद मुल्ला नसरुद्दीन की एक पंक्ति पूरे बुखारा में दीवारों पर लिखी जाने लगी, मैं मूर्ख हूं इसलिए मैं बुद्धिमान हूं। और वहीं वजीर ने भी मान लिया। जिस दिन इंसान खुद को बुद्धिमान मानने लगे उसी दिन उसकी मूर्खता शुरू हो जाती है। कहानी 3। गांव का नाम था बुदबुदापुर। वहां के हर व्यक्ति को ऐसा लगता था कि वो बाकी सभी से ज्यादा समझदार है, चाहे वो पंच हो, पुजारी हो या परचून वाला। लेकिन सबसे ज्यादा घमंड अगर किसी को था तो वो था पास के नगर का राजा महमूद अली शेर खान को। राजा को खुद पर इतना विश्वास था कि उसने अपने दरबार में ऐलान कर रखा था, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा वही बनेगा मेरा वजीर। अब होता ये था कि हर पखवाड़े नए नए लोग दरबार में आते, पहेलियां पूछते, बहस करते और कोशिश करते कि राजा उन्हें वजीर बना दे। लेकिन राजा किसी को भी चुनता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि वो खुद ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अब इस तमाशे की खबर पहुंची बुदबुदापुर के सबसे अनोखे आदमी मुल्ला नसरुद्दीन तक। मुल्ला ने सुना, मुस्कराए और बोले, अगर दरबार वाले सच में समझदार होते तो अब तक उन्हें समझ आ जाता कि वजीर बनाने के चक्कर में खुद मूर्ख बन रहे हैं। किसी ने तंज कसा, तो क्यों न आप ही चले जाएं दरबार में? मुल्ला बोले, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा गधा जरूर जाएगा। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। गधा वजीर बनेगा? मुल्ला तू तो पगला गया है। मुल्ला बोले, अरे भाई, जब दरबार खुद मूर्खों से भरा है तो एक गधे को वहां भेजना कोई पागलपन नहीं बल्कि उचित प्रतिनिधित्व है। अगली सुबह मुल्ला अपने गधे को नहलाकर, उसके सिर पर साफा बांधकर, गले में मोतियों की माला पहनाकर और पीठ पर बुद्धिमान मंडली का झंडा लगाकर नगर के दरबार की ओर निकल पड़े। गधा चला आगे, मुल्ला चला पीछे। लोग रास्ते में देखते और पूछते, कहाँ चल दिए मुल्ला? मुल्ला गर्व से कहते, वजीर बनने जा रहा है गधा। बुद्धिमानों की भीड़ में अब असली ज्ञानी की जरूरत है। दरबार पहुंचते ही राजा चौंका, ये क्या नौटंकी है मुल्ला? गधा लेकर आ गए? मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, दरबार में आपने ज्ञानियों को बुलाया था। अब तक तो मनुष्यों ने कोशिश की, लेकिन असली समझदारी इस प्राणी में छिपी है। राजा हंसते हुए बोला, अगर तेरा गधा एक भी सवाल का जवाब दे दे तो मैं उसे वजीर बना दूंगा। मुल्ला बोले, महाराज, सवाल आप पूछिए। जवाब मैं नहीं, गधा देगा। पहला सवाल, राज चलाना क्या होता है? राजा ने पहला सवाल पूछा। अगर ये गधा वाकई समझदार है तो बताओ, राज चलाना क्या होता है? मुल्ला ने गधे के कान में कुछ कहा। गधा तुरंत ढेंचू ढेंचू करके चिल्लाया। राजा चौंका, ये तो बेतुकी आवाज है। मुल्ला गंभीर हो गए। नहीं महाराज, आपने जो सुना
वह गधीय व्याकरण में बहुत गहरा अर्थ रखता है। उसका मतलब है, राज चलाना वही जानता है जो बोझ सहना जानता हो। जिस पर सब सवार हो जाए फिर भी वह अपनी चाल से डगमगाए नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे कुछ दरबारी सर हिलाने लगे। बात तो ठीक कह रहा है। राजा खींच गया। अच्छा, अगला सवाल। दूसरा सवाल, बुद्धिमान कौन? राजा ने आंखें तरेरकर पूछा। बताओ, बुद्धिमान कौन होता है? मुल्ला ने फिर गधे के कान में कुछ कहा। गधा एक कदम आगे आया और दरबार की दीवार पर टिका एक बड़ा आईना देखकर खुद को निहारने लगा। फिर मुड़ा और 2 बार ढेंचू बोला। मुल्ला बोले, इसका अर्थ है, बुद्धिमान वही होता है जो पहले खुद को देखे, परखे, फिर दूसरों को सलाह दे। गधा आईने में खुद को देख रहा है, यानी आत्मनिरीक्षण। दरबारी बोले, वाह, ये तो ज्ञान की ऊंचाई है। राजा अब झुंझला गया। मुल्ला, ये तो गधे की जगह तेरी अक्ल बोल रही है। मुल्ला बोले, महाराज, जब दरबार में दरबारी बोलते हैं तब आपकी अक्ल क्यों नहीं बोलती? कम से कम इस गधे को तो सुनिए जो बिना लालच, बिना डर के बोल रहा है। राजा ने अब अंतिम और तीखा सवाल पूछा। अगर ये गधा वजीर बन जाए तो सबसे पहला काम क्या करेगा? मुल्ला ने कान में कुछ कहा। गधा धीरे धीरे दरबार में चलने लगा। हर दरबारी के पास जाकर उसे सूंघने लगा। किसी को सूंघकर झटका दिया, किसी को देखकर ढेंचू कहा और किसी के आगे घास भी नहीं खाई। मुल्ला बोले, महाराज, यह पहचान रहा है कि कौन वाकई जनसेवक है और कौन सिर्फ चाटुका। गधा सबसे पहले दरबार की सफाई करेगा, बुद्धिहीनों की सफाई। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। कुछ दरबारी शर्म से सिर झुकाने लगे। किसी ने कहा, ये गधा नहीं, सच का आईना है। राजा भी मुस्कराने लगा। फिर उसने ताली बजाकर कहा, मुल्ला, तूने आज पूरे दरबार की असलियत खोल दी है। तेरा गधा न सही, तेरी अक्ल वजीर बनने लायक है। मुल्ला बोले, महाराज, अक्ल को वजीर बनाइए। इंसान तो आते जाते रहेंगे। राजा ने आदेश दिया, आज से इस गधे को दरबार का सम्माननीय सलाहकार घोषित किया जाए। इसका नाम होगा गुरु ढेंचू जी महाराज। मुल्ला ने गधे के पैर छुए और बोले, अब तू राजा का गुरु बन गया है, मैं तेरा शिष्य। गधा मुस्कराया, या शायद हंसा, या बस घास चबाने लगा। पूरा दरबार हंसी से झूम उठा। राजा भी बोला, आज पहली बार मेरे दरबार में इतना सच, इतनी हंसी और इतनी अक्ल एक साथ आई है। शुक्रिया मुल्ला। मुल्ला ने झुककर सलाम किया और कहा, महाराज, मेरी तरफ से आखिरी सलाह। जब कोई खुद को बहुत समझदार समझे तो उसे गधे के पास 2 दिन बैठा दीजिए, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कहानी 4। यह बात तब की है जब मुल्ला नसरुद्दीन की शोहरत आसमान छू रही थी। कोई उन्हें पागल कहता, कोई बुद्धिमान और कुछ लोग तो उन्हें चमत्कारी तक मान बैठे थे। लेकिन एक बात तय थी, मुल्ला जहां भी जाते हंसी के साथ साथ सोचने की वजह भी दे जाते। शहर के बीचों बीच एक अमीर व्यापारी रहता था। नाम था सेठ सलीमुद्दीन। बहुत बड़ी हवेली, 100 नौकर चाकर, हजारों ऊंट घोड़े और व्यापार दूर दराज के मुल्कों तक फैला हुआ। लेकिन एक चीज थी जो सेठ के पास नहीं थी, वह थी समझदारी। सेठ खुद को बहुत चालाक समझता था, लेकिन अक्सर अपनी ही सलाहों से नुकसान उठाता। एक दिन उसने तय किया कि अब वह एक सलाहकार रखेगा, ऐसा सलाहकार जो सिर्फ बोलने का ही नहीं, सोचने का भी माहिर हो।
उसने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो मेरी सोच को सोना बना सके उसे मैं अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करूंगा। उसे मिलेगा सोने की थाली में खाना, महीने की मोटी तनख्वाह और हफ्ते में एक दिन आम की लस्सी मुफ्त। घोषणा सुनकर कई लोग लाइन में लग गए। लेकिन जब मुल्ला नसरुद्दीन को यह खबर मिली तो वह अपनी टोपी सीधी करते हुए बोले, आम की लस्सी, बस उसी के लिए जा रहा हूं। अगले दिन मुल्ला पहुंच गए सेठ की हवेली में। वहां तरह तरह के लोग पहले से मौजूद थे, ज्योतिषी, वैद्य, वकील, तस्कर तक। सेठ सबकी बातें सुनकर ऊब चुका था। तभी हॉल के दरवाजे से एक आवाज आई, सलाम हो सेठ सलीमुद्दीन पर। मैं हूं नसरुद्दीन, सलाह दूंगा तो हंसी भी दूंगा। सबकी निगाहें घूमी। सेठ भी हंसा और बोला, अच्छा क्या सलाह है तुम्हारे पास? मुल्ला ने कहा, आपका व्यापार ठंडा पड़ गया है क्योंकि वो गर्म नहीं है। आग लगाइए, लोगों को अफवाह का ईंधन दीजिए। मतलब? सेठ ने पूछा। मतलब ये कि कल से प्रचार करो कि आपकी दुकान में जो काला मसाला बिकता है वो खाकर आदमी भूल जाता है कि वो गरीब है। सेठ को ये विचार कुछ अजीब सा लगा, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाना उसका पुराना शौक था। उसने तुरंत योजना लागू की। अगले दिन से मुनादी शुरू हो गई, काला मसाला खाओ और चिंता भुलाओ। लोगों की लाइन लग गई। मसाले की बिक्री 10 गुनी हो गई। सेठ खुश हुआ और मुल्ला को गले लगा लिया। अब हर चीज में वह मुल्ला से सलाह लेने लगा। कुछ दिन बाद सेठ ने पूछा, अब अगली योजना क्या है? मुल्ला बोले, अब एक चमत्कारी ऊंट का प्रयोग कीजिए। ऊंट जो बातें करता हो। कहिए, यह ऊंट जादुई है, खुदा की नेमत। पर ऊंट तो नहीं बोलता, सेठ ने कहा। तो उसके मुंह में तोता रखिए। पर्दे के पीछे से बोलेगा और लोग समझेंगे कि ऊंट बोल रहा है। सेठ ने यही किया। ऊंट को सजा-धजा कर रखा गया और हर शुक्रवार को जनता के दर्शन के लिए बुलाया जाता। तोता कहता, भाइयों, अमीर की दुकान जाओ, वहां बरकत है, और भीड़ उमड़ पड़ती। सब कुछ चल रहा था बढ़िया, लेकिन एक दिन एक नटखट बच्चा ऊंट को झिझोड़ बैठा। तोता डर के मारे उड़ गया और ऊंट ने वीआईपी अधिकारी पर थूक दिया। हंगामा हो गया। अधिकारी गुस्से में था। सेठ को जुर्माना भरना पड़ा, 500 अशर्फिया और दुकान बंद करने का आदेश। अब सेठ आग बबूला था। उसी शाम दरबार में उसने मुल्ला को बुलाया और सबके सामने गरजते हुए बोला, तेरी ही सलाहों से बर्बादी हो रही है। बताओ अब क्या करना चाहिए? मुल्ला थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, मेरे पास एक सुझाव है सेठ जी, मुझे तुरंत नौकरी से निकाल दीजिए। सन्नाटा छा गया। सेठ भौंचक्का। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपकी नाव मेरी सलाहों से डूब रही है तो सबसे पहले मुझे ही तैरने भेजिए। मैं खुद को इस पद से हटा रहा हूं। और सजा? हाँ, वो भी तय है। अगले 3 दिन तक सिर्फ रूखी रोटी खाऊंगा, चौथे दिन आम की लस्सी से मुंह मीठा करूंगा और फिर शहर में यह ऐलान करूंगा कि नासमझ अमीर से भी बड़ा मूर्ख वो सलाहकार होता है जो हर बात में हाँ कहता है। लोगों की हंसी छूट गई। सेठ खुद मुस्कराए बिना न रह सका। तू तो बड़ा अजीब जीव है मुल्ला। खुद को नौकरी से निकाल रहा है और ऐसा निकाल रहा है कि सब ताली बजा रहे हैं। मुल्ला ने झुककर कहा, जनाब, जब मैं गलती करूं तो उसकी सजा भी मैं ही तय करूं, यही है मेरा उसूल। अगले दिन से मुल्ला सच में नहीं आए। हवेली सूनी लगने लगी। सेठ को महसूस हुआ कि नुकसान तो हुआ, लेकिन जिस आदमी ने अपनी गलती मानी वो असल में सच्चा हीरा है। चौथे दिन सेठ ने खुद ही मुल्ला के घर जाकर उसे वापस बुला लिया। इस बार उसे व्यापार सलाहकार नहीं
बल्कि मुख्य मनोरंजन अधिकारी बनाया गया। अब तुझसे सलाह नहीं, मुस्कान चाहिए। तू रहेगा तो चाहे घाटा हो, हंसी नहीं जाएगी, सेठ ने कहा। मुल्ला ने टोपी सीधी की और बोले, जनाब, हंसी का व्यापार हमेशा मुनाफे में चलता है। और फिर सेठ की दुकान पर एक नया बोर्ड टंग गया। यहाँ नसीहत भी बिकती है और हंसी भी, मुल्ला गारंटी के साथ। और यही थी कहानी उस दिन की, जब मुल्ला नसरुद्दीन ने खुद को नौकरी से निकाल दिया। अगर आप चाहें तो इसी शैली में और कहानियां तैयार कर सकता हूं, बस बताइए अगली कहानी किस किस्से पर होनी चाहिए। जरूर। नीचे पेश है इस कहानी का अगला भाग, जो उसी अंदाज, हास्य और चतुराई से जुड़ा है, जहां मुल्ला फिर से सेठ के यहां लौटते हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ में होता है ऐसा नक्शा जो सारे शहर को उलझा कर रख देता है। मुल्ला नसरुद्दीन की वापसी के बाद सेठ सलीमुद्दीन की हवेली फिर से हंसी से गूंजने लगी थी। अब मुल्ला को व्यापार सलाहकार नहीं, बल्कि मुख्य मनोरंजन अधिकारी बना दिया गया था। लेकिन जैसा कि मुल्ला कहते थे, जहां मैं हंसी बांटने जाता हूं, वहां अक्ल मुफ्त में बह जाती है। सेठ अब हर दिन मुल्ला के साथ बैठता और नई नई योजनाओं की बात करता। एक दिन सेठ ने कहा, मुल्ला, अब तो मेरा नाम बहुत हो गया है, अब कुछ ऐसा कर जिससे मैं अमर हो जाऊं, इतिहास में नाम लिखा जाए मेरा। मुल्ला बोले, नाम अमर तभी होता है जब लोग भूल जाएं कि तू अमीर है और याद रखें कि तू अजीब है। मतलब? सेठ ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि एक ऐसा काम कर जो किसी ने न किया हो, एक ऐसा सौदा कर जो लोग सदियों तक याद रखें। सेठ ने आंखें चमकाई, जैसे जैसे तू अपने ही घर को किसी और को बेच दे। सेठ उछल पड़ा, क्या मैं अपना ही घर किसी को बेच दूं? पगला गया है क्या? मुल्ला मुस्कराया, सेठ जी, मैं आपको आपके ही घर का नक्शा ऐसा बनाकर दूंगा कि आप भी समझ नहीं पाएंगे कि ये घर किसका है। और खरीदेगा कौन? सेठ ने पूछा। पूरा शहर, मुल्ला ने कहा, हर कोई। लेकिन असल में बेचा कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ दिखाया जाएगा। और फिर मुल्ला ने एक नया तमाशा शुरू किया। सपनों का महल केवल एक दिन के लिए बिक्री में। मुल्ला ने हवेली के एक कोने में एक बड़ा नक्शा टांगा, ऐसा नक्शा जिसमें हर कोठी, हर कमरा, हर तहखाना कुछ अलग नामों से दर्ज था। मुख्य दरवाजे का नाम रखा गया, समझदारों का प्रवेश निषेध। रसोई घर को नाम मिला, भूख की फैक्ट्री। सेठ का शयन कक्ष, सपनों की दुर्घटना स्थली। और सबसे ऊपर लिखा था, यह महल अब बिकाऊ है, जो इसे खरीदेगा वो अमीर नहीं, अक्लमंद कहलाएगा। शहर में हड़कंप मच गया। लोग आने लगे, कोई नक्शा देखने, कोई फोटो खिंचवाने, और कुछ तो असल में खरीदने के लिए तैयार भी हो गए। एक आदमी बोला, मैं 200 सोने की अशर्फिया दूंगा। दूसरा बोला, मैं इसका तहखाना चाहता हूं, बस तहखाना। मुल्ला हर किसी को कुछ न कुछ बेच देता, नक्शे में एक कोठी, एक कमरा, या यहाँ तक कि बाथरूम का कोना तक। लोगों ने समझा कि वे असली हवेली के मालिक बन रहे हैं, जबकि असल में वे सिर्फ नक्शे में नाम लिखवा रहे थे। 3 दिन बाद सेठ ने देखा कि उसके असली घर की दीवारों पर नाम लिखे हैं, मोहन का बाथरूम, सुरेश की रसोई, बंता का बैठक, पप्पू का पलंग। वो भड़का, ये क्या तमाशा है मुल्ला? ये सब मेरे ही घर को बेच दिया तूने? मुल्ला मुस्कराया, सेठ जी, आपने खुद कहा था नाम अमर करना है। अब जब कोई भी इस घर में आएगा तो कहेगा, यह वो हवेली है जो बिकी नहीं, बंट गई थी हंसी में। सेठ पहले चिढ़ा, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। तेरे जैसे पागल से ही अमरता मिल सकती है मुल्ला। मुल्ला बोले, जनाब, लोग जमीन बेचते हैं, मैंने ख्वाब बेचे हैं। और लोग उसे खुशी से खरीद भी रहे हैं।
और इस बार सेठ ने उसके लिए एक और बोर्ड लगवा दिया। यहाँ सपने नक्शे में मिलते हैं, मुल्ला की गारंटी पर। अगर आप चाहें तो अगला भाग और भी मजेदार बना सकता हूं, जैसे कि जब मुल्ला ने सेठ की हवेली को अजायब घर बना दिया, या जब मुल्ला ने लोगों को उनके ही नाम बेच दिए। बताइए आपको अगली कहानी किस मजेदार मोड़ पर चाहिए। बिल्कुल, लीजिए पेश है इस मजेदार कहानी का अंतिम भाग, जहां मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चालाकी, हंसी और ज्ञान से न केवल सबको हंसाता है बल्कि एक आखिरी पलटवार भी करता है, जिससे सेठ और पूरा शहर ठहाकों में डूब जाता है। सेठ की हवेली अब किसी अजायब घर से कम नहीं थी। लोग टिकट लेकर अंदर आते, नक्शा देखते, अपनी खरीदी जगह पर फोटो खिंचवाते और लौटते वक्त कहते, हमने कुछ नहीं खरीदा पर हंसी जरूर कमाई। मुल्ला अब हवेली के कोने कोने में घूमते हुए लोगों को खुद गाइड करते। देखिए जनाब, ये सुरेश का दरवाजा है, लेकिन चाबी बंता के पास है। क्यों? क्योंकि सपने बिना उलझे कहाँ पूरे होते हैं। ये देखिए, यहाँ सेठ सोते हैं, लेकिन सपने बाजार में बिक जाते हैं। सेठ अब खुश था, उसे समझ आ गया था कि असली दौलत लोगों की हंसी में है, न कि सोने की थैलियों में। लेकिन एक दिन मुल्ला अचानक गुमसुम बैठा दिखाई दिया। सेठ ने पूछा, क्या हुआ मुल्ला? आज कोई मजाक नहीं? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, सेठ जी, मैं एक बार फिर से खुद को नौकरी से निकालना चाहता हूं। सेठ चौंक पड़ा, फिर से? क्यों भला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब ये हवेली मेरा मकसद नहीं रही। मैंने आपको हंसाना सिखाया, अब मुझे किसी और गली में जाना है जहां लोग चिंता में डूबे हैं। मेरा काम है वहां जाना जहां लोग हंसना भूल चुके हों। सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो इस बार मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। मैं तुम्हें प्रमोशन देता हूं, अब तुम मेरे हंसी राजदूत हो। इस शहर से निकलो और हंसी का परचम हर गांव, हर नगर में लहराओ। मुल्ला ने टोपी सीधी की, दाढ़ी सहलाई और कहा, सेठ जी, आप समझदार हो गए हो। अब मैं निश्चिंत होकर मूर्खता फैलाने जा सकता हूं। सेठ हंस पड़ा और पूरा शहर तालियां बजाने लगा। लोग दौड़ते हुए आए, मुल्ला को फूलों की माला पहनाई और किसी बच्चे ने पूछा, मुल्ला चाचा, अगली बार कब आओगे? मुल्ला ने आंख मारी और कहा, जब तुम्हारे पापा फिर से गंभीर हो जाएंगे और तुम्हारी मम्मी हंसना भूल जाएंगी, उसी शाम मेरी दस्तक होगी। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन एक बार फिर खुद को नौकरी से निकालकर हंसी की दुनिया में निकल पड़े, जहां हर मोड़ पर एक मुस्कान उनका इंतजार कर रही थी। समाप्त। अगर आप चाहें तो अगली कहानी का नया टॉपिक बताइए, मैं तैयार हूं उसे उसी मजेदार अंदाज में पेश करने के लिए। कहानी 5। गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ गुलाबचंद के घर इन दिनों रौनक थी। उसके बेटे हीरालाल की शादी तय हो गई थी। दुल्हन थी पास के गांव के जमींदार की इकलौती बेटी गुलबानो। सेठ ने पूरे गांव को न्योता दिया था, पंगतें लगनी थीं, बैंडबाजा बजना था, और तो और मिठाई में असली चांदी की परत भी चढ़ाई गई थी। पर जैसे ही न्योता मुल्ला नसरुद्दीन तक पहुंचा, उन्होंने अपनी टोपी उठाई, आंखें ऊपर की और बोले, शादी? बहुत अच्छा, लेकिन इस शादी में कुछ गड़बड़ होगी। लोगों ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुझे हर बात में शक क्यों होता है? मुल्ला मुस्कराए, मुझे नहीं, मेरी जेब को शक है। वो कह रही है कि ये शादी जेब काटने वाली है। शादी का दिन आया। पूरा गांव सज गया। बारात सज-धज कर चल रही थी और सेठ गुलाबचंद गर्व से सबसे कहता जा रहा था, देखो ये होती है शान।
हमारे खानदान में ऐसी शादी ही होती है। मुल्ला अपने गधे पर बैठकर धीरे धीरे बारात के पीछे पीछे चल रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान थी, पर दिमाग में कुछ और ही। शादी की भीड़ में पहुंचते ही उन्होंने दरबान से कहा, भाई साहब, दूल्हे से एक जरूरी काम है, 2 मिनट मिलवा दो। दरबान चौंका, दूल्हे से? अभी तो वह जयमाल के लिए स्टेज पर है। तो ठीक है, वहीं चलकर मिल लेते हैं, एक पैसा लेना है उससे। मुल्ला सीधा स्टेज की तरफ बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, दूल्हे राजा, एक बात कहनी है, एक पैसा जो तुमने मुझसे उधार लिया था, उसका क्या हुआ? सन्नाटा छा गया। दूल्हा हीरालाल हक्का बक्का। पंडित जी मंत्र रोककर उन्हें घूरने लगे। सेठ गुलाबचंद गुस्से में लाल हो गया, क्या बेहूदगी है ये? शादी के बीच में एक पैसे की बात? मुल्ला बोले, बिल्कुल, क्योंकि पैसा छोटा हो सकता है, पर उधारी का बोझ भारी होता है। आज अगर ये लड़का एक पैसे की उधारी चुकाए बिना शादी कर रहा है, तो कल किसी को करोड़ों का चूना लगा देगा। अब दुल्हन पक्ष भी चौकन्ना हो गया। दुल्हन के पिता बोले, 1 मिनट, ये क्या मामला है? आपने उधार लिया था क्या? हीरालाल घबराया, मैंने मतलब, एक दिन दुकान पर मुल्ला से चाय पी थी, उन्होंने ही पैसे दिए थे। मुल्ला बीच में बोले, हाँ, और तब तुमने कहा था, भाई एक पैसा बाद में दे दूंगा। अब बताओ, जिस इंसान को अपनी बात की कीमत का अंदाजा नहीं, वो शादी के वचन कैसे निभाएगा? भीड़ में हंसी का ठहाका गूंजा, लेकिन कुछ लोग गंभीर हो गए। मुल्ला की बात में दम तो है। सेठ गुलाबचंद ने गुस्से से दांत पीसे, मुल्ला, तुम क्या साबित करना चाहते हो? मुल्ला बोले, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, सेठ जी। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने बेटे को ईमानदार मानते हैं या सिर्फ अमीर? भीड़ फिर सन्न। हीरालाल बोला, माफ करिए, वो पैसा देना भूल गया था। मुल्ला मुस्कराए, भूल जाना और अनदेखा करना दो अलग बातें हैं। मैं आज तुम्हें वो एक पैसा माफ करता हूं, लेकिन अगर तुमने दुल्हन से कोई वादा निभाने से पहले भूल की, तो क्या वो भी माफ कर देगी? अब दुल्हन के पिता खड़े हो गए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं अगर लड़का बातों का पक्का नहीं। और बस, दुल्हन पक्ष ने शादी रोक दी। गांव में खलबली मच गई। बारात वापस लौटने को तैयार थी। सेठ गुलाबचंद आग बबूला। मुल्ला ने सबको इशारा किया और बोले, रुको, शादी मत रोको। मकसद शादी रोकना नहीं था, बल्कि एक सीख देना था। सब लोग चौंक गए, क्या मतलब? मुल्ला बोले, हर इंसान गलती करता है, लेकिन अगर कोई छोटी बात पर सोचने लगे तो बड़ी बातों को भी समझ जाएगा। मैं चाहता था कि हीरालाल अपनी गलती समझे और शादी से पहले गंभीर हो। हीरालाल शर्मिंदा होकर बोला, मुल्ला भाई, आपने मुझे आईना दिखाया। अब अगर आप कहें तो मैं दोबारा माफी मांगू और सब ठीक करूं। दुल्हन पक्ष भी भावुक हुआ। दुल्हन के पिता बोले, अगर लड़का सीख गया तो हमें एतराज नहीं। बारात फिर से सजाई गई। मुल्ला को मंडप में विशेष अतिथि बनाया गया। पंडित जी बोले, आज मंत्रों से पहले एक और संस्कार होगा, एक पैसे की उधारी चुकाने का संस्कार। हीरालाल मंच पर आया और मुल्ला को एक पैसा लौटाया, चांदी की थाली में। मुल्ला बोले, अब ये रिश्ता सौगंध से नहीं, समझदारी से बंधा है। गांव में हंसी, तालियां और मिठाई का दौर शुरू हुआ। अंतिम सीख, शादी हो गई, पर साथ ही एक किस्सा भी गांव की गलियों में गूंजने लगा। एक पैसा जो लाखों की शादी पर भारी पड़ गया,
और जिसने एक दूल्हे को आदमी बना दिया। गधे ने भी मुस्कराकर कहा, ढेंचू, जिसका अर्थ था, मुल्ला, आज फिर जीत गए आप। कहानी 6। एक समय की बात है, खोरासान की गलियों में एक अनोखी हलचल मची हुई थी। बाजार की चहल पहल में आज कुछ अलग ही गर्मी थी। हर गली नुक्कड़ पर लोग कानाफूसी कर रहे थे। अरे सुना क्या? आज मुल्ला नसरुद्दीन खुद को बेचने वाला है। क्या? खुद को बेचेगा? वो भी जिंदा? हाँ भाई, कह रहा है जो मेरी समझदारी चाहता है वो मुझे खरीद ले। अब भला ऐसा तमाशा कौन छोड़ता? बस्ती का हर आदमी, हर औरत, यहाँ तक कि बच्चों ने भी अपनी गुल्लक फोड़ दी, बस ये देखने के लिए कि ये क्या खिचड़ी पक रही है। सुबह चौक में मुल्ला एक ऊंची मेज पर खड़े थे। पीछे एक झंडा लहरा रहा था जिस पर लिखा था, मुल्ला नसरुद्दीन आजादी के साथ बिकाऊ। बगल में एक कटोरा रखा था जिसमें सिक्के खनक रहे थे। भाइयों और बहनों, मुल्ला ने ऊंचे स्वर में कहा, आज मैं न बोली लगवाने आया हूं न नीलामी करने। आज मैं खुद को बेच रहा हूं, पूरे शरीर, दिमाग और आत्मा के साथ। लेकिन ध्यान रहे, मैं सस्ता नहीं हूं, समझदारी का सौदा हूं। लोग हंसने लगे, मगर उनकी आंखों में उत्सुकता भी थी। मुल्ला खुद को बेचकर करेगा क्या? एक आदमी ने पूछा। वो ही तो देखना है, मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा। ये खबर महल तक पहुंची। सुल्तान के मुख्यमंत्री, जो बहुत घमंडी और चालाक था, बोला, ये तो मेरे ही जैसा दिमाग लगता है। चलो इसे खरीदते हैं और राजमहल में नौकर बना लेते हैं। वो आया, भारी थैले में सोने के सिक्के लेकर। सबने रास्ता छोड़ दिया। मैं तुझे 1000 सोने के सिक्के देता हूं और तू आज से मेरे घर का गुलाम होगा। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, साहब, मैं कोई कबूतर नहीं जिसे दाने डालकर फंसा लो। पहले शर्तें सुन लो। क्या शर्तें? मंत्री ने संदेह से पूछा। मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा, लेकिन हर आदेश पर सवाल कर सकता हूं, सुझाव दे सकता हूं, और अगर मुझे लगे कि तुम बेवकूफी कर रहे हो तो तुम्हारी मूंछें काट सकता हूं। लोग हंस पड़े, पर मंत्री को लगा, कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में काबू में कर लूंगा। ठीक है, सौदा मंजूर। और इसी के साथ मुल्ला ने अपनी पगड़ी उतार दी और बोला, अब से मैं तुम्हारा हूं, लेकिन याद रखना, समझदारी मुफ्त में नहीं मिलती। मुल्ला मंत्री के घर पहुंचा। वहां उसने देखा, मंत्री का दरबार एकदम बोरिंग था, हर कोई उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। मुल्ला ने सबके सामने कहा, क्या आप सबको मूर्खों की सभा में शामिल होने की आदत है या बस मूंछों से डरते हो? सन्नाटा छा गया। मंत्री गुस्से से तमतमाया, ये क्या बकवास है? नहीं साहब, बकवास तो तब होती जब मैं चुप रहता। देखो, तुमने मुझे खरीदा है तो मेरी सच्चाई भी साथ ली है। मंत्री को लगा ये आदमी तो आसान नहीं। मंत्री एक योजना बना रहा था, राजा के सामने अपनी वाहवाही लूटने की। मुल्ला वहीं खड़ा था। मैं सोच रहा हूं कि शहर में नया पुल बनवाऊं। सबको लगेगा मैं जनता के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन वहां नदी ही नहीं है। मुल्ला ने कहा, क्या मतलब? अरे जनाब, जहां पानी ही नहीं बहता वहां पुल बना के आप क्या करेंगे? लाशें तैरवाएंगे? लोग हंसने लगे। मंत्री का चेहरा लाल हो गया। चुप रहो मुल्ला, तुम मेरे नौकर हो। सही कहा, लेकिन समझदारी का नौकर, मूर्खता का नहीं। अब मंत्री तंग आ चुका था। उसने सोचा, आज इसका काम तमाम करता हूं। वो बोला, मुल्ला, आज महल की सफाई कर, झाड़ू लगा, बर्तन मांज।
मुल्ला मुस्कराया। अब समझ आया, तुमने समझदारी नहीं मजदूरी खरीदी थी। चलो फिर एक काम करो, अपनी मूछें काट कर दे दो ताकि सब जान लें कि तुमने मूर्खता में पैसे गंवाए। और अगले पल मुल्ला ने सचमुच उसकी मूछों पर कैंची चला दी। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट। मंत्री दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा। हुजूर, इस मुल्ला ने मेरी इज्जत तार तार कर दी। राजा ने बुलावा भेजा। मुल्ला, तुमने मंत्री को खरीदा या उसने तुम्हें? मुल्ला ने कहा, महाराज, उसने मुझे खरीदा था, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मैं हूं क्या। मैंने खुद पहले ही कहा था, मैं सस्ता नहीं, समझदारी का सौदा हूं। अब उसकी मूर्खता की कीमत उसकी मूंछों ने चुका दी। राजा जोर से हंसा। मुल्ला, आज से तुम हमारे सलाहकार हो। और मंत्री? राजा मुस्कुराया कि तुम्हें मूंछों के बिना ही जीना पड़ेगा। जब मुल्ला वापस बाजार आया, लोग फिर जुट गए। मुल्ला, बताओ न, आखिर तुमने खुद को क्यों बेचा? मुल्ला मुस्कराया। कभी कभी खुद को बेचने से पहले जानना जरूरी होता है कि लोग हमें खरीदकर क्या समझते हैं। अगर वो सिर्फ शरीर खरीदते हैं तो समझदारी उन्हें काट सकती है। और वो मंत्री? उसने समझा था मैं नौकर हूं, लेकिन मैं तो आईना था जिसमें उसने खुद की मूर्खता देखी। और मूंछें उसी का बदला थीं। कभी कभी सबसे बड़ी चालाकी होती है खुद को इतना सस्ता दिखाना कि लोग आपको खरीद लें, और फिर उन्हें बताना कि आपने उनकी सोच की कीमत लगाई थी। मुल्ला ने न केवल मंत्री को सबक सिखाया, बल्कि पूरे शहर को ये समझा दिया कि समझदारी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो मूर्ख उसे खरीदना चाहता है वो उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाता है। कहानी 7। शहर का नाम था बख्तपुर, और वहां के लोग अपने आप को दुनिया के सबसे बुद्धिमान मानते थे। वहां एक कस्बा था जहां सबको सवाल पूछने का बड़ा शौक था। सुबह से शाम तक लोग एक दूसरे से सवाल पूछते रहते, कभी फलसफा, कभी धर्म, कभी राजनीति, तो कभी बेवकूफाना तर्क। हर नुक्कड़ पर बहसें चलती, हर चाय की दुकान पर ज्ञान छलकता। और फिर वहां आया मुल्ला नसरुद्दीन। सर पर ऊंची टोपी, आंखों में चमक, और चाल में ऐसा ठहराव जैसे पूरी दुनिया की जल्दी बस उसके पास ही न हो। मुल्ला आते ही सबसे पहले चौराहे पर रुके, चारों तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। पास ही खड़े एक बुजुर्ग ने पूछा, ए मुसाफिर, तुम्हारा नाम क्या है? मुल्ला बोले, सही कहा। बुजुर्ग चौंके, क्या मतलब? मुल्ला मुस्कुराते रहे, आपने सही कहा। अब लोगों को लगने लगा कि कोई मस्तीखोर या झल्ला आया है। लेकिन जब वही जवाब दो और जगह भी दिया तो बात फैल गई। एक अजीब आदमी आया है, हर बात पर बस कहता है, सही कहा। अगली सुबह ही गांव के सबसे बड़े सवालबाज महमूद हकीम मुल्ला के पास पहुंचे। भीड़ भी जमा हो गई थी। हकीम बोले, अगर सूरज पूरब से नहीं उत्तर से निकले तो क्या होगा? मुल्ला, सही कहा। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। एक लड़का बोला, अरे, सवाल तो किया, जवाब क्या मिला? मुल्ला, सही कहा। अब तो हंसी की लहर दौड़ गई। एक गुस्सैल बूढ़ा बोला, अगर मैं कहूं कि तुम पागल हो तो? मुल्ला, सही कहा। लोगों को मजा भी आने लगा और चिढ़ भी। अब ये किस्सा राजा शमसुद्दीन तक पहुंच गया। उन्होंने अपने मंत्री को भेजा, जाओ देखो तो कौन है ये सही कहा बाबा। मंत्री पहुंचे और उन्होंने सवाल दागा, अगर मैं कहूं कि आप झूठे हैं तो क्या कहेंगे? मुल्ला मुस्कुराए, सही कहा। मंत्री चिढ़े हुए वापस लौटे, महाराज, वो आदमी या तो बुद्ध है या बिल्कुल ही उल्लू। राजा बोले, तो बुलाओ उसे दरबार में, देखते हैं क्या बात है।
अगले दिन मुल्ला को शाही दरबार बुलाया गया। दरबारियों की एक लंबी कतार लगी थी। राजा मुस्कुराते हुए बोले, मुल्ला सुनो, अगर ये दरबार न हो तो क्या होता? मुल्ला, सही कहा। दरबारी हंसने लगे। राजा बोले, तुम हर सवाल का यही जवाब क्यों देते हो? मुल्ला, सही कहा। अब तो दरबार ठहाकों से गूंज गया। राजा ने गुस्से से कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हें सजा दी जाएगी तब? मुल्ला वही बोले, सही कहा। राजा ने हाथ ऊपर उठाया और फिर जोर से हंस पड़े। इस आदमी में तो कमाल की मजेदारियां हैं। राजा बोले, मगर बताओ तो, क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? मुल्ला मुस्कराए, महाराज, मैं बस वही कहता हूं जो लोगों को सुनना अच्छा लगता है। अब गांव के विद्वानों को यह बात खटकने लगी। मौलवी असरार, पंडित श्यामदास और संत गोवर्धन तीनों ने मिलकर ठान लिया कि आज इस सही कहा वाले को घेरा जाएगा। एक मंच लगाया गया, गांव के बीचों बीच, जहां लोग रोज बहसें करते थे। तीनों एक साथ बोले, मुल्ला, अगर तीन धर्म अलग अलग बातें कहें तो क्या सब सही होंगे? मुल्ला, सही कहा। अगर मैं कहूं कि झूठ भी कभी कभी जरूरी होता है? मुल्ला, सही कहा। अगर कोई कुछ न कहे तो क्या वो भी सही होता है? मुल्ला, सही कहा। अब तो तीनों धर्मगुरु हैरान। अंत में पंडित बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर बात सही हो। मुल्ला एक बार फिर मुस्कराए, सही कहा। अब सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब गांव के लोग भी मजे लेने लगे। एक ने पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं चांद पर गया हूं? मुल्ला, सही कहा। दूसरे ने पूछा, मैं गधे से शादी करने जा रहा हूं? मुल्ला, सही कहा। एक बच्चा बोला, मुल्ला चाचा, क्या मैं आसमान से गिरा हूं? मुल्ला, सही कहा। बच्चा हंसते हंसते बोला, अम्मी, मुझे भी मुल्ला जैसा बनना है। एक दिन एक अजनबी आया, नाम था रहीम अफलातून, जो खुद को ज्ञान का समंदर समझता था। उसने कहा, मैं मुल्ला को चुप करवा दूंगा। उसने बहुत पेचीदा सवाल पूछे, तर्कशास्त्र, खगोल, भाषा विज्ञान और धर्मशास्त्र तक। लेकिन मुल्ला हर बार बोले, सही कहा। अंत में रहीम बोला, तुम हर जवाब को सही क्यों मानते हो? मुल्ला ने गहरी सांस ली और पहली बार कुछ नया कहा। क्योंकि लोगों को जवाब नहीं चाहिए, बस तसल्ली चाहिए। भीड़ एकदम चुप। मुल्ला फिर बोले, जब तुम किसी को जवाब दो तो वो सोचता है, ये तो मुझे पता था। लेकिन जब तुम वही कह दो जो वो खुद सोचता है, तो वो मान लेता है, सही कहा। अब लोग मुल्ला की बातों को समझने लगे थे। किसी की झगड़ालू बीवी आई, बोली, मुल्ला, मेरा मर्द आलसी है। मुल्ला, सही कहा। मर्द आया, मेरी बीवी दिन भर बोलती रहती है। मुल्ला, सही कहा। अब दोनों मुस्करा के एक दूसरे को देखने लगे, झगड़ा भूल गए। एक बूढ़ा आया, मैं बेकार हूं अब। मुल्ला, सही कहा। बूढ़े की आंखों में आंसू थे, मगर अब वो हंसने लगा। एक शाम मुल्ला अपने गधे पर बैठे जाने लगे। लोगों ने पूछा, मुल्ला, आप जा रहे हैं? अब कौन हमें सही कहा कहेगा? मुल्ला मुस्कराए, जब तुम खुद अपने सवालों के जवाब देने लगो और वो सुनने में तुम्हें सच्चे लगें तो समझो तुमने सही कहा। लोग चुपचाप खड़े रहे। मुल्ला दूर जाते गए और गांव में किसी बच्चे की आवाज आई, मुल्ला चाचा, सही कहा। कहानी 8। एक सुबह मुल्ला नसरुद्दीन बाजार के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान लेकर बैठ गए। दुकान पर तख्ती लगी थी, यहाँ सच बिकता है, एक सिक्का एक सच। पास ही में मिठाई वाले की दुकान थी। वो हंसते हुए बोला, मुल्ला,
अब तुम मजाक बेचने लगे हो क्या? मुल्ला मुस्कराए, नहीं जनाब, अब मैं दुनिया को वो बेच रहा हूं जिसकी सबसे ज्यादा कमी है, सच। सबसे पहले आया एक धनी व्यापारी। वो बोला, सुनो मुल्ला, ये क्या मजाक है? कौन सा सच एक सिक्के में मिलेगा? मुल्ला बोले, दाम दो और सच पाओ। व्यापारी ने चांदी का एक सिक्का थमाया। मुल्ला झुके, कान में धीरे से बोले, तुम्हारी बीवी तुम्हारी तिजोरी की चाबी बदल चुकी है। व्यापारी चौंक गया, भागा भागा घर पहुंचा और सचमुच तिजोरी की चाबी बदली हुई थी। वो वापस आया, मुल्ला, ये तुमने कैसे जाना? मुल्ला मुस्कराए, सच हमेशा जानने के लिए नहीं होता, समझने के लिए होता है। अब भीड़ लग गई, हर कोई एक सच खरीदना चाहता था। एक सैनिक आया, मुल्ला, मेरा सच। मुल्ला बोले, तुम्हारी तलवार से ज्यादा तुम्हारी चुप्पी डरावनी है। सैनिक गहरे सोच में पड़ गया। एक कवि आया, सच दो मुल्ला, पर मीठा हो। मुल्ला मुस्कराए, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन तुम्हारी कविता उसे शहद में लपेट देती है। कवि भावविभोर होकर चला गया। एक साधु आया, मुझे वो सच दो जिससे मुक्ति मिले। मुल्ला बोले, तुम्हें मुक्ति की नहीं, प्रसिद्धि की चाह है। साधु एकदम लाल हो गया, लेकिन चुपचाप चला गया। अब बात पूरे शहर में फैल गई। मुल्ला के पास जाओ, वहां हर सवाल का सच बिकता है। शहर के राजा को यह बात बुरी लगी। उसने मंत्री से पूछा, कौन होता है ये मुल्ला जो लोगों को सच बेच रहा है, वो भी बिना हमारी इजाजत के? मंत्री बोला, महाराज, लोग उसे दार्शनिक मानने लगे हैं और आजकल सच बहुत बिक रहा है। राजा ने भौहें चढ़ाई, हमें उसका सच चाहिए, और अगर वो हमारे खिलाफ कुछ बेच रहा हो तो? राजा ने राजसी वेश में छिपकर मुल्ला की दुकान पर जाने का निश्चय किया। अगली सुबह एक भव्य व्यक्ति आया, रेशमी कपड़े, कीमती अंगूठियां। मुल्ला बिना देखे बोले, एक सिक्का दो, एक सच मिलेगा। वो व्यक्ति जो असल में राजा था बोला, मान लो कि मैं राजा हूं तो क्या तुम मुझे सच कह पाओगे? मुल्ला बोले, अगर आप सच में राजा हैं तो आपको सबसे ज्यादा डर सच से होना चाहिए। राजा चौंक गया। मुल्ला फिर झुके और फुसफुसाए, आपका मंत्री आपको धोखा दे रहा है और आपके सेनापति को ताज की ज्यादा भूख है। राजा कांप उठा। मुल्ला बोले, राजा वही होता है जो हर दिन अपना सच खुद देख सके, आईना नहीं, आत्मा देखे। राजा वापस महल गया और उसी रात मंत्री को बर्खास्त कर दिया। अब मुल्ला की दुकान पर तख्ती बदल गई थी। अब सच की बोली लगेगी, सबसे बड़ी बोली पर मिलेगा सबसे बड़ा सच। लोगों ने सोना, जमीन, गहने चढ़ाने शुरू कर दिए। सबको लगा कि अब कोई भविष्य बताने वाला सत्य मिलेगा। और फिर एक दिन जब भीड़ सबसे ज्यादा थी, मुल्ला ने एक बड़ा सा पत्थर निकाला। उस पर लिखा था, सबसे बड़ा सच यह है कि दुनिया का हर इंसान अपने ही झूठ से सबसे ज्यादा प्यार करता है। सन्नाटा छा गया। कोई हंसा, कोई रोया, कोई गुस्से में दुकान छोड़ गया। लेकिन कुछ लोग वहीं बैठ गए, सोचने लगे। एक हफ्ते बाद मुल्ला ने अपनी दुकान बंद कर दी। लोग बोले, मुल्ला, अब क्यों बंद? अभी तो सच की भूख और बढ़ गई है। मुल्ला बोले, मैंने सच बेचा, लेकिन लोग उसे खरीदकर भी उसे जज करते रहे। अब मैं सच नहीं बेचूंगा। अब हर कोई खुद उसका सौदा करेगा, अपने भीतर। किसी ने पूछा, क्या अब कोई नया सच नहीं मिलेगा? मुल्ला बोले, मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारे दिल के भीतर से आएगा, जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद करोगे।
वर्षों बाद उस जगह पर एक शिलालेख रखा गया। यहाँ कभी एक ऐसा आदमी बैठा था जो सच बेचता था और हर खरीदार को आईना दे देता था। लोग अब भी उस जगह फूल चढ़ाते हैं और बच्चे सुनते हैं कहानियां। एक था मुल्ला नसरुद्दीन जो चुटकी में हंसी भी देता था और एक सिक्के में जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी। मुल्ला नसरुद्दीन की सच की दुकान बंद हो चुकी थी। लोग अब भी उस जगह जाकर बैठते, सोचते, क्या अब सच नहीं बिकेगा? लेकिन एक हफ्ते बाद उसी जगह फिर से हलचल हुई। अब तख्ती पर लिखा था, झूठ का मेला लगेगा। सबसे अच्छा झूठ बोलो, इनाम पाओ। गांव वाले चौंक गए। मुल्ला अब झूठ बेचेंगे? मुल्ला ने ढिंढोरा पिटवाया। जो सबसे बेहतरीन, सबसे अजीब, सबसे मजेदार झूठ बोलेगा उसे मिलेगा सोने का खजाना। शर्तें? झूठ सुनकर जनता को हंसी आनी चाहिए। झूठ में कुछ सच की झलक होनी चाहिए। और अगर कोई सच बोल गया तो हार जाएगा। लोग हंस पड़े। अब देखो कौन झूठों का बादशाह बनता है। बूढ़ा लकड़हारा आया। उसने कहा, मैं जब बच्चा था तो आसमान पर चढ़ गया था। बादलों से रुई लाकर अपनी माँ की रजाई बनवाई थी। लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। मुल्ला ने ताली बजाई, बहुत खूब। अब आया एक किसान। मेरी मुर्गी रोज अंडे नहीं, सीधे चांदी के सिक्के देती है। और एक दिन तो उसने मुझे कहा, भैया अब सोने के अंडे चाहिए या हीरे के? भीड़ हंसते हंसते लोटपोट। मुल्ला बोले, बहुत बढ़िया। अगला। अब आया शहर का राजा। राजा बोला, मैं कभी गलत नहीं होता। मेरे राज में कोई भूखा नहीं, कोई दुखी नहीं, और सब मुझसे प्यार करते हैं। भीड़ खामोश। किसी ने ताली नहीं बजाई। एक बच्चा बोला, ये झूठ नहीं, ये डर का सच है। मुल्ला बोले, राजा साहब आप हार गए, आपने सच बोल दिया। अब सबकी निगाहें मुल्ला पर थीं। लोग बोले, मुल्ला अब तुम भी झूठ बोलो। मुल्ला हंसे, मंच पर चढ़े और बोले, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। भीड़ सन्न। फिर ठहाके लगे, अरे ये तो सबसे बड़ा झूठ निकला। मुल्ला बोले, और यही मेरा खेल था। झूठ ऐसा जो सच लगे और सच ऐसा जो हंसी बन जाए। मुल्ला ने घोषणा की, आज के झूठ का विजेता कोई नहीं, क्योंकि हर कोई झूठ में भी अपने सच छिपाकर लाया था। फिर उन्होंने सभी प्रतियोगियों को एक एक दर्पण दिया। लिखा था, हर दिन खुद को देखो। अगर झूठ हंसी दे तो चलो मान लिया, लेकिन अगर झूठ किसी का दिल दुखाए तो वो सबसे बड़ा अपराध है। शाम को लोग लौटे, हंसी हंसी में गहरी बातें सोचते हुए। एक बच्चा बोला, अम्मी क्या हम भी कभी सच बेच सकते हैं? माँ बोली, बेटा जब तुम झूठ बोलकर भी सच्चा बनो तब तुम मुल्ला बन जाओगे। और दूर एक गली के नुक्कड़ पर मुल्ला अकेले बैठे थे। अपने गधे से बोले, देखो गधू, आज मैंने झूठ बेचा और सच फिर से जीत गया। कहानी 9। अभी सुबह का सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि पूरे गांव में हाहाकार मच गया। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस एक ही चर्चा थी, सेठ बद्री प्रसाद के घर चोरी हो गई है। सेठ बद्री प्रसाद गांव का सबसे अमीर इंसान, लेकिन उतना ही कंजूस और घमंडी भी। लोगों को बात बात पर यह याद दिलाना कि मेरे पास सोने की थाली में चाय आती है, उसका रोज का काम था। जब लोगों ने सुना कि उसके घर से तिजोरी ही गायब हो गई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव का दरोगा आया,
झाड़ी में छुपे खबरी आए और आए मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा की तरह अपने गधे के साथ। वो भई कहाँ है वो चोर जिसने कंजूस सेठ को भी लूट लिया? उसे तो गांव का हीरो बना देना चाहिए। मुल्ला बोले और लोगों में हंसी की लहर दौड़ पड़ी। पर सेठ बद्री प्रसाद तो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। मुल्ला, मजाक छोड़ो और कुछ करो। मेरी तिजोरी, उसमें तो मेरे सोने के दांत तक रखे थे। अरे वाह, अब समझा कि आप इतना मुस्कराते क्यों हो। मुल्ला बोले, बस करो मुल्ला, ढूंढो उस चोर को वरना मैं तुम्हें ही संदिग्ध बना दूंगा। सेठ ने धमकाया। तो फिर ठीक है, अब ये केस मुल्ला के हाथ में गया। गधा भी मेरा साथ देगा, आखिर वह भी अपराध शास्त्र में पीएचडी रखता है। मुल्ला बोले और सीटी बजाते हुए अपने गधे के कान में कुछ फुसफुसाए। मुल्ला अपने अंदाज में जांच शुरू करते हैं। किसी और की तरह पूछताछ नहीं करते, बल्कि सबसे पहले जाते हैं सेठ के नौकर रामू के पास। रामू, बताओ वो तिजोरी कितनी भारी थी? बहुत भारी थी सरकार। 2 लोग उठाएं तो भी कमर टूट जाए। फिर तो चोर 2 थे या फिर बहुत तगड़ा एक? मुल्ला बोले और अपने गधे की तरफ देखकर बोले, लिख ले गधा बाबू। फिर वो जाते हैं पड़ोसी पंडित हरिहर के पास। पंडित जी, रात को कुछ देखा आपने? हाँ, मैंने सपने में देखा कि मैं बादशाह बना हूं और मेरे सामने से रानी नाच रही है। अरे बाबा, मुझे असली आंखों से देखी चीज बताओ, सपनों का हिसाब तो बाद में भी होगा। असल में कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आई थी। तो फिर उन कुत्तों को भी पूछो क्या उन्होंने चोर को देखा। मुल्ला बोले और गधे से बोले, आज रात तुम भी कुत्ते की ड्यूटी पर हो। अब तक गांव के सारे लोग मुल्ला की इस फिल्मी तहकीकात का मजा ले रहे थे। मुल्ला ने सेठ के घर के चारों ओर घूम घूम कर मिट्टी में पैरों के निशान देखे। फिर एक जगह आकर बोले, यह देखो, एक पैर छोटा और एक बड़ा, और बीच में गधे की नाल का निशान। सेठ चौंका, गधे की नाल? क्या मतलब? मतलब ये कि या तो चोर गधे पर बैठकर आया या गधा चोर के साथ था। और गांव में एक ही गधा है, मेरा। गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। सबकी नजरें मुल्ला और उसके गधे पर थीं। ओह, तो क्या? क्या मतलब ये कि? हाँ, मुल्ला ने ड्रामा किया, इस केस का चोर मैं ही हूं। भीड़ सन्न रह गई। क्या तुमने चोरी की? सेठ बद्री प्रसाद गुस्से से कांपने लगा। हाँ, मैंने ही की और ये रहा सबूत। मुल्ला अपनी जेब से एक नकली तिजोरी की चाबी निकालते हैं। लेकिन लेकिन मुल्ला, तुम्हारा मकसद क्या था? दरोगा बोला, मकसद बहुत सरल है। जब मैं इस चोरी को सुलझा नहीं सका तो खुद को ही चोर बना दिया, ताकि तुम सबको ये बता सकूं कि बिना सबूत के किसी को चोर बनाना कितना आसान है। गांव वाले समझ गए, मुल्ला ने जानबूझकर खुद को आरोपी बनाया ताकि सबको एक सबक सिखा सकें। फिर मुल्ला बोले, इस सेठ जी, आपने मुझ पर आरोप लगाने की धमकी दी थी, तो मैंने सोचा क्यों न मैं ही खुद को चोर बना दूं और देखूं कि लोग कितना जल्दी मान लेते हैं। और असली चोर? सेठ बोला। मुल्ला मुस्कराए, असली चोर अभी भी गांव में है, लेकिन अब वो खुद डरकर बाहर आ जाएगा। और वाकई अगली सुबह रामू, सेठ का नौकर, घबराया हुआ आया और बोला, माफ कर दो मालिक, मैंने ही चोरी की थी, तिजोरी कुएं के पास झाड़ी में छुपा दी थी। सब अवाक रह गए। लेकिन रामू, तूने कब, कैसे? सेठ ने पूछा। मालिक, आप तनख्वाह नहीं देते, गालियां ज्यादा देते हो, तो मैंने सोचा थोड़ा मुआवजा ले लूं। गांव में ठहाके लग गए।
सेठ शर्मिंदा हुआ और फिर मुल्ला की तरफ देखकर बोला, मुल्ला जी, आपने तो पूरी कहानी ही उलट दी, आपको इनाम मिलना चाहिए। मुल्ला बोले, इनाम दो तो गधे को देना, वही असली जासूस है, मैंने तो सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल किया। गधा खुशी में 2 बार ढेंचू ढेंचू करता है। गांव में जश्न मनाया जाता है। मुल्ला ने न केवल चोरी सुलझाई बल्कि लोगों को एक बड़ा पाठ भी पढ़ाया। बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना सबसे बड़ी मूर्खता है। अंत में जब सब लोग चले जाते हैं, मुल्ला अपने गधे से फुसफुसाते हैं, तिजोरी की चाबी नकली थी, लेकिन जो हंसी हमने बांटी वो असली थी। गधा मुस्कराता है, गधे की मुस्कान कौन देखे, लेकिन उसकी पूंछ लहराकर इज्जत में सलामी देती है। कहानी 10। बख्तनगर के लोग कहावतों में विश्वास रखते थे, लेकिन ज्ञानियों से डरते थे। और ज्ञानियों से बड़ा डर था ज्ञान की सभा से। हर साल शहर में महाज्ञानी महोत्सव होता था। दूर दूर से विद्वान आते, कोई खगोल शास्त्री, कोई तर्कशास्त्री, कोई वेद विशेषज्ञ। मंच पर बैठे लोग ऐसा बोलते कि सामने बैठा आदमी खुद को मूर्ख समझने लगे। इस बार महोत्सव की थीम थी, सबसे बुद्धिमान कौन। और इसमें बुलावा भेजा गया मुल्ला नसरुद्दीन को। क्यों? क्योंकि आयोजकों को यकीन था कि वह सबसे पहले हार मान लेंगे या फिर हंसी का पात्र बनकर सभा की शुरुआत कर देंगे। पर उन्हें क्या पता था कि जो मूर्ख बनता है वही असली बुद्धिमान होता है। दिन था इतवार, मैदान था सजा संवरा। मंच पर बैठे थे पंडित वाचस्पति मिश्र, संस्कृत के ज्ञाता, हकीम नजीर अली, यूनानी दर्शन शास्त्र में निपुण, प्रोफेसर गंगाधर देव, विज्ञान और भौतिकी के प्रवक्ता, और सबसे ऊपर सभा अध्यक्ष महाज्ञानी हरिदत्त मुनि। और नीचे चटाई पर एक अकेली कुर्सी पर बैठा था मुल्ला नसरुद्दीन। पायजामा थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ, सिर पर टेढ़ी टोपी, हाथ में गाजर और पीठ पर झोला। लोग हंस रहे थे, ये किसे बुला लिया। मगर मुल्ला मुस्करा रहे थे, जैसे कोई भीतर ही भीतर शतरंज की बिसात बिछा रहा हो। सभा अध्यक्ष ने कहा, अब हम शुरू करते हैं ज्ञान की परीक्षा। हर प्रश्न का उत्तर देना होगा। जो चूके वो बाहर, जो ठहरे वही विजयी। प्रश्न 1। पंडित वाचस्पति, मुल्ला, ब्रह्मा क्या है? मुल्ला ने कान खुजाया और बोले, ब्रह्मा वही है जो दिखाई न दे और जवाब देने के बाद भी न समझ आए। सभा में ठहाका। पंडित बोले, ये कोई उत्तर है? मुल्ला, मैंने तो वही किया जो ब्रह्मा करता है। उलझन। प्रश्न 2। हकीम नजीर अली, अगर आत्मा अमर है तो मौत क्यों होती है? मुल्ला, क्योंकि आत्मा भी अकेले रहना चाहती है। शरीर बहुत बातूनी होता है। अब की बार कुछ लोग सोच में पड़ गए। प्रश्न 3। प्रोफेसर गंगाधर, ध्वनि और प्रकाश में क्या संबंध है? मुल्ला बोले, जब आदमी चुप हो जाए तब रोशनी दिखाई देती है, लेकिन जब बोलना बंद न करे तब अंधेरा फैलता है। अब सभा में एक हलचल सी हुई। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ चौंके। मुल्ला खड़े हुए और बोले, अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा, सिर्फ एक। जो जवाब दे सके वही सबसे बुद्धिमान। सभा में सन्नाटा। अगर तुम सच बोलते हो तो क्या झूठ तुम्हारा दुश्मन है? और अगर तुम झूठ बोलते हो तो क्या सच तुम्हारा दोस्त है? सभा चुप, पंडित चुप, हकीम चुप, प्रोफेसर चुप, अध्यक्ष चुप। मुल्ला मुस्कराए। इसका मतलब यह है कि बुद्धिमान बनने की होड़ में लोग सच और झूठ को भूल जाते हैं।
बस जीतना चाहते हैं, चाहे जैसे। पर जो खुद से सच बोलता है वही असली ज्ञानी है। ताली। धीरे धीरे, एक के बाद एक, पूरे मैदान में तालियां बजने लगीं। अध्यक्ष खड़े हुए। उन्होंने माइक पकड़ा और बोले, आज तक हमने कई विद्वानों को सुना, लेकिन आज पहली बार किसी ने हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर किया। हम घोषणा करते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन इस बार के महाज्ञानी हैं। लोग हैरान, विद्वान स्तब्ध। और मुल्ला? वो गाजर चबाते हुए बोले, बुद्धिमान वो नहीं जो सब जानता है। बुद्धिमान वो है जो मानता है कि वो कुछ नहीं जानता। कहानी का अंत। पर नहीं। सभा खत्म हुई, लेकिन लोगों के मन में सवाल उभर रहा था। अगर सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो खुद को मूर्ख समझे, तो क्या हम सब कहीं ना कहीं ज्ञानी बनने के चक्कर में असली ज्ञान खो बैठे हैं? शहर का नाम था दर्पणपुर। नाम तो बहुत सजीला था, लेकिन हर गली में आपको ऐसा कोई न कोई मिल जाता जो दुनिया को पागल कहता और खुद को समझदार। एक कोने में एक आदमी रहता था, झाड़ फूंक किए बाल, आधी दाढ़ी, आंखों में चमक, लेकिन शब्दों में खामोशी। लोग उसे कहते थे, पागल कासिम। कोई कहता, ये पहले किसी राजा का मंत्री था। कोई कहता, इसकी प्रेमिका ने धोखा दिया। और कुछ तो यह भी कहते, ये आदमी पागल नहीं, सबसे बड़ा ज्ञानी है, बस बोलता नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन को जब इस किस्से का पता चला तो उनकी आंखें चमक उठीं। अगर ये सचमुच पागल है तो मुझे मजा आएगा, और अगर ये ज्ञानी है तो और भी मजा आएगा। मुल्ला पहुंचे कासिम के पास। कासिम बैठा था एक पेड़ के नीचे, हाथ में पत्थर और पास ही एक मिट्टी का घड़ा। मुल्ला बोले, सलाम हो पागल महोदय। कासिम ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुल्ला मुस्कराए, सुना है आप पागल हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आप ज्ञानी हैं। कासिम ने घड़ा उठाया, उसमें से एक कंकर निकाला और उसे घुमाते हुए बोला, अगर मैं ज्ञानी होता तो तुम यहां ना होते। अगर मैं पागल होता तो तुम मुझसे सवाल ना करते। अब बताओ तुम कौन हो? मुल्ला पहली बार थोड़ा चौंके। उन्होंने मुस्कराकर कहा, मैं वो हूं जो हर मूर्ख से कुछ सीखने आता है और हर ज्ञानी को थोड़ा मूर्ख बना देता है। कासिम, तब तो हम अच्छे साथी बन सकते हैं। मैं तुम्हें पागल बना दूंगा और तुम मुझे समझदार। इसके बाद दोनों मिलने लगे, हर शाम उसी पेड़ के नीचे। कभी कासिम घंटों खामोश रहता, कभी अचानक पूछ लेता, तुम्हें मौत से डर लगता है? और मुल्ला जवाब देते, नहीं, क्योंकि मरने के बाद शिकायत करने वाला कोई नहीं बचता। कभी कासिम कहता, क्या सच सच होता है? मुल्ला कहते, जब तक कोई मानता है तब तक। धीरे धीरे शहर में चर्चा होने लगी, मुल्ला और पागल ने दोस्ती कर ली है। कुछ ने कहा, अब मुल्ला भी बिगड़ने लगे हैं। कुछ ने कहा, पागल अब कुछ सुधरा है। अब कासिम धीरे धीरे नहाने लगा, कपड़े पहनने लगा, लोगों को देख मुस्कराने लगा। लोग हक्के बक्के। एक दिन उसने सबसे बड़ा चमत्कार किया, बोलना शुरू किया। वो मंदिर के बाहर बैठा और बोला, जो खुद को ठीक कहता है वही सबसे टूटा हुआ होता है। जो ईश्वर की तलाश में है उसे सबसे पहले आईना देखना चाहिए। लोग सुनने आने लगे। अब उसे कासिम बाबा कहा जाने लगा। मुल्ला खामोश, पर भीतर से खुश। दर्पणपुर के राजा ने एक सभा बुलाई।
ज्ञान का संगम, एक पागल और एक फकीर। मुख्य वक्ता मुल्ला नसरुद्दीन और कासिम बाबा। सभा में हजारों लोग आए, सुनना चाहते थे कि कैसे एक पागल ने होश पाया और कैसे मुल्ला ने ये करिश्मा किया। मुल्ला बोले, मैंने इस आदमी को बदल दिया क्योंकि वो बदलना चाहता था। कासिम मुस्कराया। मुल्ला बोले, अब ये सबको समझा सकता है, अब ये ज्ञानी है। तभी कासिम खड़ा हुआ। उसने कहा, मुल्ला, क्या तुम सच में मानते हो कि मैं अब पागल नहीं हूं? मुल्ला बोले, हाँ। कासिम चिल्लाया, तो फिर तुम पागल हो गए हो मुल्ला। सभा में सन्नाटा। मुल्ला पहली बार कुछ न बोले, वो मंच पर चुपचाप बैठे रहे। कासिम ने कहा कि जिस दिन कोई मान ले कि दूसरा ठीक हो गया है, उसी दिन वो खुद भ्रम में जीने लगता है। मैं आज भी वही हूं, बस मेरी बातें अब समझ आती हैं। मुल्ला ने मुस्कराकर कहा, तुमने मुझसे ज्ञान छीन लिया कासिम, अब मैं तुम्हारे सामने मूर्ख हूं। सभा में फिर तालियां। लोग अब उलझ गए थे। क्या कासिम पागल था? क्या मुल्ला ने उसे बदला या वो खुद ही बदल गया? या फिर ये सब एक खेल था जहां दोनों एक दूसरे को बदल रहे थे? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। बस एक कहानी बन गई, वो फकीर जो पागल को समझदार बना गया और फिर खुद उसकी शिष्यता में चला गया। मुल्ला अब कभी कभी चुप रहते, और जब कोई पूछता, मुल्ला आप कुछ बोले क्यों नहीं, तो वो हंसकर कहते, कभी किसी पागल से समझदारी सीखो, फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरपनपुर की शामें अब बदली बदली सी थीं। मुल्ला नसरुद्दीन और कासिम बाबा अब भी कभी कभी साथ बैठते, लेकिन बोलते बहुत कम। कभी एक कंकड़ फेंकते, कभी दूर से मुस्कराते। एक दिन एक बच्चा पास आया और पूछ बैठा, मुल्ला अब आप बात क्यों नहीं करते? मुल्ला ने उसे गोद में बैठाया और कहा, क्योंकि जब जवाब मिल जाए तो सवाल पूछना बेमानी हो जाता है, और जब कोई पागल तुम्हें समझदार बना दे तो फिर बोलना खतरनाक हो जाता है। कासिम दूर से सुन रहा था। उसने आवाज दी, मुल्ला, अब बताओ कौन पागल कौन समझदार? मुल्ला उठे, अपनी पगड़ी उतारी और उसकी ओर उछाल दी। अब ये भी तू ही रख ले बाबा, मुझे फिर से मूर्ख होना है। लोगों ने देखा, दोनों हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में एक गहराई थी जो हर शोर से बड़ी थी। जो खुद को ज्ञानी मानता है वो सीखना बंद कर देता है, और जो खुद को मूर्ख मान ले वो हर किसी से कुछ सीख सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक पागल को समझदार बनाया, लेकिन बदले में उस पागल ने मुल्ला को वो ज्ञान दिया जो किताबों में नहीं, सिर्फ मौन में मिलता है। और शायद इसीलिए अब दरपनपुर में लोग कहते हैं, सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो कभी कभी पागल बन जाए।